हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार एस्टेट की क्लास करने वाले हैं और क्लास नंबर आज की हम लोगों की 2 है। क्लास में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बता दिया है कि हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट में। अब बिहार एस्टेट की बात करें, चाहे मेन पेपर की बात करें, चाहे बिहार एस्टेट की बात करें हम लोग, तो इसमें जो है क्लास नंबर 2 रहने वाली है। और हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आज के टॉपिक में कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मूल अवधारणाएं क्या क्या हैं, उनकी परंपराएं क्या क्या हैं, उनको हम लोग जानने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने कर दिया है, आप लोग अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या किया था उसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा आपका। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं कि अवधारणाएं और परंपरा से जो बातें आती हैं कि अवधारणाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं और परंपराएं कौन कौन सी होती हैं, कॉन्वेंशन कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो पार्ट नंबर ये हम लोगों का आज का जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर आज का हम लोगों का 2 है। पहली क्लास आप लोगों की हो चुकी है, तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था उसको जान लेते हैं कि क्लास नंबर, अगर हम लोगों ने पहली क्लास जो है, देखो पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था उसको जान लें। तो हम लोगों ने पहली क्लास में जो है, पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना था उसको देख लेते हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने लेखांकन के बारे में जाना था कि लेखांकन का आशय, लेखांकन का आशय, लेखांकन के क्षेत्र की बात की थी। और हम लोगों ने अंकेक्षण का आधार की बात की थी, लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में जाना था। और क्या बातें पढ़ी थी, लेखांकन के प्रकार, टाइप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था। ये सब बातें आप लोगों को क्लास में मिल जाएंगी। अब हम लोग आज की जो क्लास में करने वाले हैं उसको क्या करने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो लेखांकन अवधारणा एवं परंपरा, आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है लेखांकन लेखांकन की जो है अवधारणाएं, लेखांकन अवधारणा, ठीक है, लेखांकन अवधारणा एवं परंपराएं, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम लोग आज आप लोगों को ये जो है इनकी बातें पूरी क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेखांकन अवधारणा से पहले हम लोग बात करते हैं लेखांकन की जो है परंपराएं। तो लेखांकन की परंपराएं जो होती हैं वो 4 होती हैं। लेखांकन की जो परंपराएं होती हैं उनको प्रथाएं बोलते हैं, प्रथाएं, ठीक है। लेखांकन प्रथा के नाम से जानते हैं। तो लेखांकन प्रथा, अगर हम लोग बात करें तो लेखांकन प्रथाओं के प्रकार, लेखांकन की जो प्रथाएं होती हैं उनके प्रकार के बारे में जानते हैं। लेखांकन प्रथाओं के प्रकार, लेखांकन प्रथाओं के प्रकार। लेखांकन प्रथाओं के प्रकार, लेखांकन प्रथाएं कौन कौन सी होती हैं उनको बारे में हम लोग जानते हैं। तो 4 लेखांकन प्रथाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहली प्रथा हम लोगों की कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। तो पहली जो प्रथा है उसे बोलते हैं हम लोग रूढ़िवादिता की प्रथा। कौन सी प्रथा? रूढ़िवादिता की प्रथा। तो पहली प्रथा जो है उसे कहते हैं रूढ़िवादिता, ठीक है, रूढ़िवादिता की प्रथा, रूढ़िवादिता की प्रथा। रूढ़िवादिता की प्रथा। अब रूढ़िवादिता की मतलब क्या होता है, तो इसमें जो बातें कही गई हैं उनको हम लोग अगर
एक वर्ड में जाने तो उनको जो बातें कही गई हैं, उनको क्या क्या बातें कही गई हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो रूढ़िवादिता की प्रथा में मैं एक लाइन में आप लोगों को बता दूंगा कि लाभ की आशा ना करें। मतलब रूढ़िवादिता की प्रथा में कहा गया है कि जो आने वाले समय में लाभ की मत सोचिए, लेकिन हानि अगर है सामने या फिर हानि अगर दिख रही है तो उसके बारे में ज़रूर प्रावधान कीजिए। तो ये बात कही थी, रूढ़िवादिता की प्रथा में कही जाती है। ये प्रथा होती है एक तरीके से कि रूढ़िवादिता मतलब पुरानी परंपरा के अनुसार कि प्रॉफिट को मत देखिए, लेकिन अगर लॉस है तो उसको ज़रूर देखिए। तो लाभ की आशा नहीं करें, ठीक है। लाभ की आशा लाभ की आशा लाभ की आशा नहीं करें। और सभी संभावित हानियां हैं उनके लिए प्रावधान करें। जो संभावित हानियां हैं, जो होने वाली भविष्य में हो सकती हैं हानियां, उनके लिए हम लोग क्या करें, प्रावधान करें। संभावित हानियों के लिए क्या करें, संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। ये बात कही गई है किसमें, तो ये बात कही गई है रूढ़िवादिता की प्रथा में कि लाभ की आशा ना करें, लेकिन संभावित जो हानियां हैं उनका लिए प्रावधान, उन संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। पहली प्रथा में क्या कहा गया है कि लेखांकन की प्रथा कौन सी होती है, पहली प्रथा है रूढ़िवादिता की प्रथा। तो इसमें क्या कहा गया है कि लाभ की आशा ना करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। मतलब कि लाभ को मत सोचिए, आने वाले समय में अगर लाभ होता भी है तो उसको शामिल मत कीजिए, लेकिन अगर आने वाले समय में हानि होती है या फिर हानि की संभावना है तो उसके लिए प्रावधान करें। ये परंपरा, ये प्रथा जो कही गई है तो इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता की प्रथा, ठीक है। उसके बाद नंबर दो में कौन सी प्रथा है उसको जानते हैं। तो नंबर 2 में जो प्रथा है वो है, नंबर 2 की प्रथा कौन सी है तो उसको हम लोग देखते हैं, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। अब इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी है वो सारा का सारा सभी लोगों को दिखाना है। मतलब जो बैलेंस शीट बनाए या फिर जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाए उनको पूर्ण प्रकट करें, मतलब कि सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट करें। अगर हम लोग एक बात लाइन में कहा जाए, एक लाइन में अगर कही जाए कि इसका मतलब क्या है, तो महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट करें। महत्वपूर्ण सूचनाओं को या फिर इंफॉर्मेशन को, महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट करें। तो ये किस में कहा गया है, ये कौन सी प्रथा में कहा गया है, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। प्रकट का मतलब होता है सामने रखना। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, कोई कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो वो किस लिए बनाती है कि बैलेंस शीट बनाने का ये उद्देश्य होता है कंपनी का कि लोगों को अपनी स्थिति के बारे में जागरूक करे। जैसे मान लो कि लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनको दिखाए कि भाई देखो इतना लाभ हुआ, इतनी हानि हुई। और क्या होता है, टैक्स भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टैक्स भरने के लिए हम लोग लाभ जो होता है उसमें टैक्स, जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल जो है जैसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, पूर्ण प्रकटीकरण करने से क्या होगा, इनकम टैक्स भी लगेगा और सबकी नज़रों में आएगा। तो मतलब सीधी सी बात ये है, अपनी भाषा में अगर कहा जाए तो सभी लोगों को सामने जो सूचनाएं हैं वो कंपनी को या फिर किसी भी बिजनेस को प्रकट करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का संशय नहीं हो दिमाग में, ठीक है। और ये प्रथा है एक तरीके से, रूढ़िवादिता की प्रथा में क्या कहा गया है और पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा में क्या कहा गया है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नंबर 3 में कौन सी प्रथा कही गई है तो उसको भी जान लेते हैं। तो नंबर 3 में जो प्रथा कही गई है उसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं।
उसमें कहा गया है कि नियमितता की प्रथा, नियमितता की प्रथा, नियमितता की प्रथा। तो इसमें क्या कहा गया है, इसको भी समझते हैं कि मान लो नियमितता, नियम का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस, कोई भी काम करना है तो जो काम हम लोग जिस प्रकार से करते हैं उसको उसी प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा कि ह्रास हम लोग लगाते हैं, डेप्रीसिएशन लगाते हैं, किस पर लगाते हैं, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मान लीजिए हम लोग, मान लीजिए क्या, हम लोग एसेट्स पे लगाते हैं डेप्रीसिएशन, कि एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगाते हैं। अब कौन कौन सी विधि होती हैं, तो डेप्रीसिएशन लगाने की एक विधि होती है हम लोगों की स्थायी प्रभाग पद्धति, इसे बोलते हैं फिक्स्ड। स्थायी प्रभाग पद्धति को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसका नाम जो है, इसको नाम इंग्लिश में जरा बोलते हैं, इसको दूसरा नाम बोलते हैं सीधी रेखा पद्धति। हाँ, स्थायी प्रभाग पद्धति की बात करते हैं हम लोग, इंग्लिश में थोड़ा सा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो स्थायी प्रभाग पद्धति, ठीक है। तो जैसे मान लो कि स्थायी प्रभाग पद्धति होती है और एक होती है हम लोगों की दूसरी पद्धति, कौन सी होती है, क्रमागत पद्धति। अब क्रमागत पद्धति होती है, अब मान लो कि हम लोगों ने पहली साल इस प्रकार से डेप्रीसिएशन लगाया अपनी संपत्तियों पर स्थायी प्रभाग पद्धति से, और दूसरी बार हम लोगों ने जब लगाया तो क्रमागत पद्धति से लगाया, तो इसमें नियमितता नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि हम लोगों ने चेंज कर दिया है। मान लो कि हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं तो कल हम लोगों ने दर्जन के हिसाब से बेच रहे थे और आज हम लोग उसको किस में बेचने लगे, किलो के हिसाब से बेचने लगे। तो ये कोई मतलब कंटिन्यूटी नहीं है कि परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें जो है परिवर्तन नहीं करना है, ये बात कही गई है कि नियमितता रखनी है। नियमितता की प्रथा का मतलब होता है कि जो, जैसे मान लो कि साल हम लोगों की एक होती है वित्तीय वर्ष, एक होती है हम लोगों की वित्तीय वर्ष होती है, और एक होती है हम लोगों की कैलेंडर वर्ष, ठीक है, एक होती है हम लोगों की कैलेंडर वर्ष। अब मान लो कि हम लोगों ने कुछ खाते जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बनाए, ठीक है, और कुछ खाते हम लोगों ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बनाए। तो इसमें क्या है, एक साल हम लोगों ने मान लो ये जो वर्ष इसको फॉलो किया और अगले साल हम लोगों ने कैलेंडर वर्ष को फॉलो किया, तो इसमें भी नियमितता नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि हम लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया, एक ही अपनी जो है एक ही परंपरा को नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसका रीज़न आप लोगों को, इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये प्रथा जो है, ये प्रथा आप लोगों को रखनी है, नियमितता की प्रथा। नियमितता का मतलब होता है कि लेखांकन के तरीकों को नियमित रूप से जारी रखना, ठीक है। नियमितता का मतलब होता है हम लोगों ने जो काम किया है, जो काम करते हैं उसको जारी रखना, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने आपको क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा इरेज कर देते हैं, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोगों को कंटिन्यूटी दिखानी है कि उसी काम को हम लोगों ने उसी तरीके से करना है, ठीक है। वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो वैल्यूएशन जिस प्रकार से हम लोग करते हैं उसी प्रकार से हम लोगों को करना है। मान लो कि गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट पर हम लोगों ने किया है, तो उसी को हम लोगों को लगातार एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से ही करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोगों ने कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद हमने चेंज कर दिया, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा काम, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अंतर दिखाएगा। अंतर क्यों दिखाएगा, क्योंकि आप लोगों ने नियम बदल दिए हैं, इसीलिए इसको कहा गया है। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि लेखांकन के तरीकों को लेखांकन के तरीकों को नियमित रूप से जारी रखना। लेखांकन के तरीकों को नियमित रूप से, नियमित का मतलब कंटिन्यूटी आप लोगों को रखनी है, नियमित रूप से जारी रखना। तो
ये आप लोगों को 3 प्रथाएं मैंने आप लोगों को बता दी हैं। चौथी प्रथा की बात करते हैं और लास्ट प्रथा है हम लोगों को कि सारता की प्रथा। सारता की प्रथा का मतलब होता है हम लोगों का कि किसी काम को करना है, सारता की प्रथा। नंबर 4 में हम लोग लिखने वाले हैं सारता की प्रथा। अब सारता की प्रथा में हम लोग किसको जानेंगे कि सारता का मतलब होता है कि किसी काम को करते हैं उसमें जो है हम लोगों को क्या करना है कि उन्हीं चीज़ों को लिखना है जो वित्त संबंधित हैं। वित्त का मतलब होता है कि मुद्रा संबंधित जो चीज़ें हैं उनको लिखना है और जो मुद्रा संबंधित नहीं है उनको छोड़ देना है। तो अगर हम लोग इसमें बात करना चाहें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अभिलेखन करना। कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो पैसे से संबंधित हैं और जो हम लोगों के लिए बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं उन्हीं को लिखना है। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अभिलेखन करना, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अभिलेखन करना। क्यों करना? क्योंकि जो वित्त संबंधित हैं उन्हीं को लिखते हैं और अन्य जो मतलब कि अननेसेसरी हैं उनको छोड़ना ही सही रहता है। तो अभिलेखन करना। तो ये जो 4 प्रथाएं हैं मैंने आप लोगों को अपनी भाषा में पूरी समझाने की कोशिश की है कि रूढ़िवादिता की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, नियमितता की प्रथा और सारता की प्रथा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है, पहली बात तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रथाओं की बात की जाती है। तो अब नेक्स्ट की बात हम लोग करने वाले हैं और नेक्स्ट में क्या क्या है, 4 प्रथाएं होती हैं, इनको हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी अवधारणा की कि अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं। इन्हीं को बोलते हैं लेखांकन की अवधारणाएं बोलें या फिर इनके सिद्धांत बोलें, लेखांकन के सिद्धांत बोलें। तो उनको हम लोग एक एक करके बारी बारी से जानते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत की बात हम लोग करते हैं। तो लेखांकन के सिद्धांत या फिर अवधारणाएं। लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन के सिद्धांत या अवधारणाएं। लेखांकन के सिद्धांत या फिर अवधारणाएं, उनको हम लोग एक एक करके बारी बारी से जानते हैं कि कौन कौन सी अवधारणाएं हैं या फिर सिद्धांत हैं जो हम लोगों को जानने आवश्यक होते हैं। तो पहला जो है सिद्धांत है उसमें हम लोगों को सबसे पहला सिद्धांत है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखांकन अवधि अवधारणा जिसे बोलते हैं लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखांकन अवधि अवधारणा की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि जो लेखांकन में किया जाता है, लेखांकन हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड की बात करते हैं, एक निश्चित समय की बात करते हैं। तो इसी को बोलते हैं लेखांकन अवधि अवधारणा या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग कितने महीने की बात करते हैं? तो इसमें हम लोग 12 महीने की बात करते हैं। कौन कौन सी लेखांकन अवधि जो हैं उनको हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हम लोगों ने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोगों के 2 वर्ष होते हैं। कौन कौन से वो 2 वर्ष होते हैं? तो पहला जो वर्ष होता है हम लोगों का उसे बोलते हैं हम लोग कैलेंडर वर्ष। पहला जो वर्ष होता है हम लोगों का उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैलेंडर वर्ष। कैलेंडर वर्ष। अब जो कैलेंडर वर्ष होता है वो कब से शुरू होता है? तो वो 1 जनवरी से शुरू होता है। 1 जनवरी से शुरू होता है और वो ख़त्म कब होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक।
अब लेखांकन अवधि की अवधारणा क्यों हुई है? तो अवधि का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में हम लोगों को खाते बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं? मान लो कि हम लोग उससे पता कैसे करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो वो हम लोगों को तभी पता चलेगा जब हम लोग एक निश्चित समय में अपने जो वित्तीय विवरण हैं उनको बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो पहला है लेखांकन अवधि अवधारणा का मतलब होता है कि एक निश्चित वर्ष में हम लोगों को वित्तीय खाते बनाने होते हैं। और दूसरा जो वर्ष है उसे बोलते हैं हम लोग वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष में कब से कब तक शुरू होता है? तो ये बातें आप लोगों को बिल्कुल मालूम होंगी। मैं मानता हूँ कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जब हम लोग किसी वर्ष की बात करें तो वो हम लोगों का वित्तीय वर्ष होता है। नंबर 2 की अवधारणा कौन सी होती है? तो नंबर 2 में हम लोगों की अवधारणा जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। अब द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब होता है कि व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा कुल दायित्व के बराबर होती हैं। व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा उसके दायित्व के बराबर होती हैं। उसके दायित्व के बराबर होती हैं। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट बना है लेखांकन समीकरण। और लेखांकन समीकरण क्या बना है उसको हम लोगों को मालूम है कि लेखांकन समीकरण की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसमें क्या बात करते हैं? उसमें हम लोग बात करते हैं कि सभी संपत्तियां बराबर क्या होती हैं? संपत्तियां बराबर होती हैं हम लोगों की पूंजी प्लस दायित्व। तो इसको बोलते हैं, संपत्तियों को बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी की बात करते हैं। मान लो कि किसी क्वेश्चन में हम लोगों से कोई और चीज़ पूछी गई, तो हमसे पूछा गया है पूंजी बताइए, तो हम लोग उसमें इसको चेंज कर देते हैं कि पूंजी बराबर क्या होता है? तो पूंजी बराबर हो जाएगा संपत्ति माइनस दायित्व की बात हम लोग इसमें करते हैं। तो द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब होता है कि जो इसमें जो नाम पक्ष होता है और जमा पक्ष होता है, तो दो अकाउंट एक एंटिटी पे टच करते हैं। मान लो कि राम ने कैश दिया, मान लो कि राम ने नगद भुगतान किया, तो राम ने नगद भुगतान किया है, तो इसमें जो भुगतान किया है कैश का किया है और जिसको भुगतान किया है वो भी व्यक्ति है। तो इसमें जो है दो अकाउंट हमेशा टच करते हैं, एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट ज़रूर होता है। जैसे मान लो कि मैंने तुमको रुपए दिए, तो मैंने रुपए दिए हैं लेकिन तुमने क्या किए हैं? प्राप्त किए हैं। तो एक अकाउंट में, एक एंट्री में हमेशा दो अकाउंट टच करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द्विपक्षीय अवधारणा, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नंबर 3 की हम लोग अब बात करेंगे, और 3 नंबर में हम लोगों की कौन सी अवधारणा की बात की जाती है? तो उसमें बोलते हैं मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा क्या होती है उसको जानते हैं। मुद्रा मापन की अवधारणा। तो हम लोग इसमें किसकी बात करते हैं? तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं
तो समस्त जो चीज़ें होती हैं, जो समस्त हम लोग लिखते हैं अकाउंट में, उनको मुद्रा के संबंधित अगर बात करते हैं तो उन्हीं को लिखा जाता है और सभी को छोड़ दिया जाता है। तो अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें एक लाइन में कि केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा किया जाता है, केवल उन्हीं लेन देनों का, केवल उन्हीं लेन देनों का, केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, लिखा जाता है, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो हम लोग इसमें किसकी बात करते हैं? तो मुद्रा मापन की अवधारणा में हम लोग जो पैसा संबंधित बातें होती हैं उनको लिखा जाता है, अन्यथा और सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। जैसे किसी के पास है 400 कुर्सियां हैं, 10 मशीन हैं और 500 एकड़ की ज़मीन है, तो इसका मूल्य कुछ नहीं है जब तक इनकी मूल्य की बात ना करें हम लोग। 10 कुर्सियों का मूल्य क्या है, 10 मशीनों का मूल्य क्या है, तो उन्हीं को लिखेंगे जो मुद्रा में मापी जा सकती हैं, और सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जिनको मुद्रा में माप नहीं सकते हैं। नंबर 4 की अवधारणा कहती है कि प्राप्ति की अवधारणा। प्राप्ति का मतलब होता है कि वस्तु की बिक्री करते हैं तो जो प्राप्ति होती है उसे आय बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है हम लोगों का, नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं और नंबर नेक्स्ट में है हम लोगों का प्राप्ति की अवधारणा। नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं और इसमें लिखते हैं प्राप्ति की अवधारणा, प्राप्ति की अवधारणा। अब प्राप्ति की अवधारणा में हम लोग किसकी बात करते हैं? तो जो व्यापार में जो हमें आय होती है, जो हम लोगों में व्यापार में आय होती है उसको हम लोग प्राप्ति में शामिल करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्राप्ति की अवधारणा। नंबर नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं और नंबर नेक्स्ट की जो अवधारणा है वो है 5 नंबर में, कि उसको बोलते हैं पृथक इकाई की अवधारणा, पृथक इकाई की अवधारणा, पृथक इकाई की अवधारणा। अब पृथक इकाई की अवधारणा में क्या बात कही गई है? तो पृथक इकाई की अवधारणा में ये बात कही जाती है कि व्यवसाय और व्यवसाय करने वाला दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। व्यवसाय एक अलग बात है, अलग व्यक्ति को हम लोग इंडिकेट करते हैं, और जो बिजनेस करता है वो एक अलग है। इसीलिए उसकी कैपिटल हम लोग कहाँ दिखाते हैं? उसकी कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? उसका रीज़न है कि व्यवसाय कहता है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। व्यवसाय क्या कहता है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं, और जो करता है व्यवसाय को वो एक अलग व्यक्ति है। तो व्यवसाय कहता है कि मैंने इस आदमी से रुपए ले रखे हैं, अब हमको इसको पैसा देना है, तो इसीलिए व्यवसाय जो है उसको जो कैपिटल है उसको लायबिलिटी साइड में दिखाता है। तो व्यापार की पृथक इकाई की संकल्पना, इसमें हम लोग अगर बात करें अपनी भाषा में अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि व्यापारी और व्यापार, व्यापारी और व्यापार, व्यापारी और व्यापार दोनों का ही अलग अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। दोनों का ही अलग अलग अस्तित्व होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अस्तित्व होता है, ठीक है।
प्राप्ति की अवधारणा में जो बिक्री मूल्य होता है उससे हम लोग जो प्राप्त करते हैं, विक्रय से हम लोग जो प्राप्त करते हैं उसको हम लोग प्राप्ति बोलते हैं या फिर आय बोलते हैं। उसमें खर्चे माइनस होते हैं, ये हम लोग बात को जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में हम लोग बात करते हैं और 6 नंबर में बात की जाती है, तो 6 नंबर में जो बात है उसको बोलते हैं लागत अवधारणा। लागत अवधारणा लागत अवधारणा में क्या बात कही गई, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बात कही जाती है, तो इसमें जो बात कही जाती है उसको हम लोग ध्यान से लिख देते हैं कि संपत्ति की समस्त संपत्ति की समाप्त लागत, संपत्ति की समाप्त लागत, संपत्ति की समाप्त लागत व्यय है। संपत्ति की समाप्त लागत व्यय है और असमाप्त लागत संपत्ति है। नेक्स्ट नंबर की अवधारणा में बात की जाती है, तो नेक्स्ट नंबर की जो अवधारणा की बात कही गई है तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जो 6 अवधारणाएं हम लोगों ने की हैं तो उनको हम लोगों ने ध्यान से देख लेते हैं कि पहली हम लोगों ने अवधारणा है लेखांकन अवधि की अवधारणा। दूसरी नंबर की जो अवधारणा है उसे बोलते हैं द्विपक्षीय अवधारणा और मुद्रा मापन की अवधारणा, और है हम लोगों की प्राप्ति की अवधारणा और पृथक इकाई की अवधारणा, और हम लोगों ने 6 नंबर पे बात की है लागत अवधारणा। और जो 6 अवधारणा हैं उनको भी हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं, और इससे जो MCQ हैं उनको भी हम लोग साथ ही साथ में कराते हुए आप लोगों के चलेंगे, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो क्लास है, ये क्लास मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में की हुई है, लेकिन अभी इसमें 3 पार्ट और हो जाएंगे। उसमें MCQ भी साथ में हम लोग करने वाले हैं कि कौन सी अवधारणा में क्या का क्वेश्चन है, इनके जो संबंधित MCQ हैं उन पर हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे इनके MCQ, और इनकी जो 6 अवधारणाएं हैं उनको भी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद MCQ की बात करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और आगे लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।